करें, यू शुड फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। और पिछले जब से संस्थाएं बनी है, जब से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, सोशल सेक्टर कितना पुराना सेक्टर है, बट लाइफ हैज बीन वेरी not so easy because always there has been a complicated regulatory framework for us। आज की बात नहीं है, जब 1860 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया गया तब से शुरू हो गया था कि इनको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन समय आता है, चेंजेस होते हैं, चेंजेस होते जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज का कन्वर्सेशन हम लोग मेनका जी के साथ रखें। मुद्दे जो है डेफिनेटली, कहते हैं कि कभी कोई बात होती है तो उसमें तरह तरह के मुद्दे उठते हैं, लेकिन मुख्यतः जो चेंजेस हम देख रहे हैं, एक तो कुछ ऐसे चेंजेस हैं जैसे रिडक्शन ऑफ 10 और 9A वाला है, वो तो आप बता देंगी। लेकिन एक चेंजेस आए, जैसे रजिस्ट्रेशन को लेके चेंजेस आया कि जो एग्जिट एग्जिट क्लॉज का क्या मतलब है, क्या वो क्यों आ रहा है। दूसरी बात आती है कि जो एक्सपेंडिचर जो है, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है मेनका जी कि आप लोगों की भाषा में एप्लीकेशन मतलब एक्सपेंडिचर होता है। ये मेरे को बड़ा ज्ञान हुआ, क्योंकि हम सोचे थे एप्लीकेशन मतलब क्या, तो नॉट इज एक्सपेंडिचर, सीधा सीधा उसको एप्लीकेशन ही बोल रहा है ना। जैसे आप लोग क्या जो काम करते हैं उसको हम लोग आर्टिकल बोलते हैं, हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, आप लोग आर्टिकल को यूज करते हैं। सो दैट्स हाउ यू दैट डिफरेंट ऑफ लैंग्वेज। सो इफ यू कैन जस्ट टेल देम दैट कि क्या कौन सी टीडीएस डिडक्शन की बात होने लग गई है, और कौन सा कैरी फॉरवर्ड एक्सपेंडिचर में लिमिटेशंस आ गई है, और कहाँ से आप कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सारे मुद्दे हैं। और इसमें एक मैं चाहूंगा जीएसटी पे भी थोड़ा अगर आप विचार डाल दें कि जीएसटी में भी कुछ जी सीएसआर एक्सपेंडिचर्स को लेके चेंजेस आए हैं। एक मेरा यस खुद का यस सवाल ये है कि ये जो इनकम टैक्स की नई रिजीम की बात की जा रही है, उसमें शायद कोई डिडक्शन अवेलेबल, मैं तो अज्ञानी इंसान हूँ, लेकिन बट देयर इज नो डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और स्टैंडर्ड डिडक्शन में एक होती है इंडिविजुअल डोनेशन में जो लोगों को मिलती है, तो वो उस पर भी असर पड़ेगा क्या? अगर वो होता है तो फिर तो इंडिविजुअल फंडिंग भी मुश्किल हो जाएगी उन संस्थाओं के लिए लेना जो इंडिविजुअल फंडिंग लेते हैं। तो ये एक कंट्रीब्यूशन और ये पूरा एक सेशन हम चाहेंगे आप इसको कंडक्ट करें, और शबीन जी और हम यहाँ बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए। और मैं साथियों से भी कहूंगा कि दे शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द चेंजेस। रेयरली, कई बार हुआ है हमेशा ऐसे कि जो प्रपोजल आए हैं बजट में वो अच्छे के लिए बदले गए हों, खासकर हमारे सेक्टर के लिए। तो ये मान के चलिए कि ये हो ही रहा है। So let's see how session proceed, and thank you and welcome everyone. And Shabin ji, all yours, and Menka ji, all yours. थैंक यू सर। मेनका जी, आप द फ्लोर इज तो योर्स। या थैंक यू सो मच। तो सर ने अभी बहुत ही कुछ ये 2 सवाल अभी पूछे हैं जिसको मैं डेफिनेटली टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीपीटी में कवर करूंगी। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर कि वानी को मैं बहुत साल से जानती हूँ। जब जब मैं इवन बॉर्न भी नहीं हुई थी तब से हमारी फर्म वानी का इंटरनल ऑडिट कर रही है, और मैं बचपन से ही सुनती आ रही हूँ वानी के बारे में। तो वानी हमेशा ही, वानी का काम रहा है कि इंफॉर्मेशन गैदर करना और उसको बाकी लोगों को शेयर करते रहना, क्योंकि ज्ञान जितना हम लोग बटोर के रखेंगे सिर्फ उससे बढ़ेगा नहीं। सो हमें ज्ञान को शेयर करते रहना है। आगे जितना शेयर करेंगे उतना ही हमारा अपना ज्ञान भी बढ़ता है। तो आज जो हम ये पीपीटी करने जा रहे हैं, आज जो भी डिस्कशन यहाँ पे होगा, तो उसको यहीं तक सीमित मत रखिएगा। अपने ऑर्गेनाइजेशन में आगे लोगों को इसके बारे में जरूर बताइएगा, तो दैट जो चीजें आप समझ के उसको कंप्लाई कर पाएंगे, बाकी ऑर्गेनाइजेशन, बाकी लोग, आपके जो कलीग्स हैं, वो सभी इसको समझ के वो भी इसको कर पाए। सो ये बजट में कुछ 9 पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका ब्रीफ मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो उसमें लाइक फर्स्ट वुड बी कि क्या कंडीशंस है अगर हमें 12वे रजिस्ट्रेशन को इंटैक्ट रखना है। सपोज इफ वी वांट टू सेव अवर 12वे रजिस्ट्रेशन ईयर आफ्टर ईयर, there are certain conditions which we need to fulfill every year. सो इसकी एग्जैक्टली क्या कंडीशंस है, गवर्नमेंट ने क्या रूल रेगुलेशन इसके बारे में लाया है, ताकि हम अपने 12वे को बचाते हुए हर साल आगे अपना चैरिटेबल वर्क कर सके। देन सेकंड है कि हम लोग एक फॉर्म नंबर 10 या फॉर्म नंबर 9A फाइल करते थे। सपोज मान लीजिए कोई
पूरे साल की रिसीट्स में से 85% हम खर्चा नहीं कर पाते हैं, तो हम उसके लिए एक्सेस जो भी हमारा अनस्पेंट होता था, हम लोग फॉर्म 10 या फॉर्म 9A फाइल किया करते थे। उसका कुछ डेडलाइन हुआ करता था। अब उस डेडलाइन में कुछ चेंजेस अभी आ गए हैं इन दिस बजट 2023 में, इसको चेंज किया गया है। देन थर्ड इज कि 12A एंड 80G का जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, अब इस बजट के बाद like it will be a regular registration or a provisional registration, so we will discuss on that. Then next is कि suppose आपने provisional registration जो आपको 3 साल का मिला है या 5 साल का मिला है, तो उसके बाद आप renewal करने के लिए जाते हैं या नहीं जाते हैं। सपोज आप रिन्यूअल करने के लिए जाते हैं, देन वेल एंड गुड, हम लोग अपना रिन्यू करते जाएंगे। सपोज हम उसको रिन्यू नहीं कर पाए तो क्या होगा, क्या हमें टैक्स लग जाएगा, क्या हम चैरिटेबल एंटिटी नहीं रहेंगे, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन अगला है सब ग्रांटिंग। सो सब ग्रांटिंग हम अभी तक सिर्फ एफसीआरए में सुनते आ रहे थे, और एफसीआरए में चेंजेस के बाद तो ये सब ग्रांटिंग वर्ड और भी ज्यादा डेंजरस लगने लगा है सभी को। बट अभी इंडियन ग्रांट के रिलेटेड भी सब ग्रांटिंग मोड में क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके से अब कंप्यूटेशन बनेगी सब ग्रांटिंग के रिलेटेड, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली 2-3 बजट के अंदर पहले जो आए हैं उसमें कॉर्पस से रिलेटेड बातें की गई हैं, इवन रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड बोरोइंग्स। तो हम पहले अभी कॉर्पस से भी खर्चा करने लग गए थे, किसी के पास डोनेशन कम आई, ग्रांट आई, तो लोगों ने अपना कॉर्पस को भी खर्चा करना शुरू किया था। और सपोज जिसके पास कॉर्पस भी नहीं था, लोगों ने बाहर से या इंटरनली अपने बोर्ड मेंबर से भी लोन्स या बोरोइंग्स करना शुरू किया ताकि वो अपने खर्चों को मीट कर पाए, सो दैट दे आर एबल टू मीट देयर एक्सपेंडिचर्स। देन अगला है कि कोई भी एक्सपेंडिचर को हम चैरिटेबल एक्सपेंडिचर कब मानेंगे, उसकी भी कुछ प्री कंडीशंस है। एंड 194R एक नया सेक्शन आया था जो वेरी रिसेंटली लास्ट ईयर बजट के बाद ये इसके ऊपर बहुत फोकस होने लगा है, तो विल डिस्कस ऑन दैट। देन द लास्ट वन इज 206AB का एक डिक्लेरेशन लेना पड़ता था हमें लोगों से, उस बेसिस पे हम लोग आगे जाके टैक्स डिडक्ट करते थे, एंड किस रेट पे डिडक्ट करना है तो वो हम लोग आगे अभी उस पे चर्चा करेंगे। लाइक सपोज ये सबसे पहला जो हम अभी डिस्कस करेंगे, इट विल बी लाइक व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स व्हिच वी नीड टू फुलफिल इफ वी वांट टू कंटिन्यू अवर 12A एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ईयर आफ्टर ईयर। सो इसकी कुछ 5 कंडीशंस है। तो पहला कंडीशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट सेकंड, देन थर्ड एक्सपेंडिचर के ऊपर भी कुछ ऐसे कंडीशन लगाई गई है, देन फाइलिंग ऑफ टाइमली रिटर्न, एंड लास्ट इज द एक्टिविटी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिगार्डिंग स्पेसिफाई किया गया है दैट वी हैव टू मेंटेन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो व्हाट डज प्रॉपर मीन? It can be proper, can be something else for me, proper can be something else for you. But in the last year budget 2022, so this books of accounts have been defined in the budget itself. So proper अब किसको कहा जाएगा? बजट में पूरा एक एक लिस्ट डाउन कर दिया गया है कि ये बुक्स आप मेंटेन करेंगे तो ही उसको प्रॉपर माना जाएगा। और जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे उसको आपको हर साल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना कंपलसरी है। So if we are maintaining proper books of accounts but not getting it audited, then हमारा जो 12A रजिस्ट्रेशन है हम उसको बचाकर नहीं रख सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ प्री कंडीशन। आप इसको नहीं करेंगे तो आपका 12A ऑटोमेटिकली चला जाएगा। देन एक्सपेंडिचर। सो पूरे साल भर में जो हमारा रिसीट हमें मिलता था इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, डोनेशन, XYZ, बट उसमें से हमें 85% खर्चा करना जरूरी होता था। सपोज इफ वी आर नॉट एबल टू स्पेंड 85% तो टैक्स देना होगा। बट इसके लिए भी गवर्नमेंट ने हमें एक प्रोविजन दिया है कि हम फॉर्म नंबर 10 या 9A फाइल करके उस अनस्पेंट बैलेंस को अगले 5 साल के लिए
कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड सपोज हम 85% स्पेंड कर पाए तो बाकी बचा 15% उसके बारे में सरकार हमें नहीं पूछेगी। So 85% is a precondition to maintain our 12A. Then next is timely filing of the return. So due date of filing return every year जो हम अपना ITR 7 फाइल करते हैं, so it is 31st of October. So by that due date, each and every organization having 12A need to submit their ITR by 31st of October. And there are some other forms also which we need to file, which we'll discuss in the next few slides. And before going into that, I'll just complete this part. And the last one is activities. So what are the charitable activities? Charitable activities are defined under section 2(15) of the Income Tax Act. तो गवर्नमेंट ने 2008 से ही इसको डिफाइन करना शुरू किया था, जिसमें अभी कुछ 6 हेड स्पेसिफाइड हैं, which are education, health, relief of the poor, preservation of environment, protection of monument archives, and the last is yoga. So अगर हम इन सारे कैटेगरीज के अंडर फॉल करते हैं, हम चैरिटेबल एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं, तो हम अपना 12A रजिस्ट्रेशन बचा के चल सकते हैं। Then next is कि reduction in the time limit to furnish form number 10 और 9A. फॉर्म 10 और 9A एक्यूमुलेशन से रिलेटेड फॉर्म्स है। सपोज हम 85% खर्चा नहीं कर पाते हैं तो हमें फॉर्म नंबर 10 या फॉर्म नंबर 9A फाइल करना कंपलसरी होता था। एंड ये ITR फाइल करने से पहले ये फॉर्म फाइल करना जरूरी है, अदरवाइज ITR को भी डिफेक्टिव माना जाता है। सो क्या क्या अभी टाइमलाइन रिड्यूस हुआ है, सो विल गो वन बाय वन। सो इनकम टैक्स रिटर्न ITR 7 जो अभी तक फाइल करते थे 31st of October, सो इस डेट में देयर इज नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। पहले भी 31st October था एंड नाउ इट ऑल्सो इट इज 31st of October, so there is no change in this date. Then comes our audit report in form 10B, which are auditor files every year before you file the income tax return. तो उसकी ड्यू डेट हमारा 30th of September होता था, which is exactly 1 month before filing of the income tax return. So 30th September पहले भी था और अभी भी है। So ITR 7 और 10B इन दोनों में डेडलाइन में कोई चेंज नहीं है, there is no single change in this. But when we file form 10 and 9A, इसमें एक चेंज आया। पहले था कि जब आप ITR फाइल करेंगे जस्ट उससे पहले आपका फॉर्म 10, फॉर्म 9A जो भी एप्लीकेबल है वो जमा हो जाना चाहिए। बट विद इफेक्ट फ्रॉम दिस न्यू बजट 2023, गवर्नमेंट हैज सेड कि जस्ट 2 months बिफोर फाइलिंग ऑफ दिस ITR आपका फॉर्म नंबर 10 या 9A फाइल हो जाना चाहिए, which means the new due date which will be applicable is 31st of August. So जो काम हम 31st of October में करते थे, अभी हमें वो 31st of August में करना पड़ेगा। And it is applicable for financial year 2023, जिस साल में हम लोग बैठे हैं उसी साल से रिलेटेड ये अभी अमेंडमेंट आया है। तो हम सभी को अभी रेडी रहना पड़ेगा कि अगर हम अपने ऑडिट्स कंप्लीट नहीं कराते हैं, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन नहीं करते हैं, कंप्यूटेशन स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं बाय मान लीजिए बिफोर फाइलिंग ऑफ दिस फॉर्म 10 विच इज 31st of August, उससे पहले अगर हम ये काम नहीं कंप्लीट कर पाए तो हम कभी भी अपना फॉर्म 10 या फॉर्म 9A सही फाइल नहीं कर पाएंगे। So to file this correct form 10 and 9A, we need to get ourselves audited as well as signing of the financials much before time. Much before time, it should be done by June, July. So जब जून जुलाई तक हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे तभी ऑडिटर को भी 1 महीने का टाइम मिल पाएगा कि उसका एक कैलकुलेशन बनाया जाए, और अगर फॉर्म 10 एप्लीकेबल है या 9A एप्लीकेबल है तो उसको टाइमली और सही तरीके से
उसको जमा किया जा सके। तो हमें अभी से ही सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी साल से एप्लीकेबल है और हमें जून जुलाई तक अपने ऑडिट्स कंप्लीट करा लेने हैं। हमें टोटली वेट नहीं करना है कि सितंबर में 10B जाएगा, हम तभी अपना ऑडिट कंडक्ट कराएंगे और तभी तक का हम वेट करते रहेंगे। किसी पे भी प्रेशर ना पड़े, ना ऑडिटर पे, ना एनजीओस पे। सो प्लीज इंश्योर यू आर गेटिंग योरसेल्फ ऑडिटेड एंड यू आर साइनिंग योर फाइनेंशियल्स before 31st of August. Then 12A and 80G जो पहले हमें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशंस मिलते थे फ्रॉम 2021, देयर वाज एन अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट आया था जिसके तहत हम लोगों को, सारी एनजीओस को एक रजिस्ट्रेशन आइदर फ्रेश और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन हमें एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता था। सो 2021 में सभी लोगों ने इसको अप्लाई किया और उनको अपना रिन्यूअल या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला। सो अभी इसमें और एक क्लैरिटी भी है और एक बेनिफिट भी आया है। तो जिन लोगों ने एक्टिविटीज अपनी स्टार्ट नहीं की है और एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले ही 12A एंड 80G रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया था, तो उनको पहले भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता था और इस बजट के बाद भी प्रोविजनल ही मिलेगा। सो प्रोविजनल मीन्स आपको सिर्फ 3 साल के लिए वो रजिस्ट्रेशन मिलेगा, विच इज अ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद फिर अगेन आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है, रेगुलराइजेशन कराना पड़ता है, तभी आप अपना 12A 80G को अलाइव रख पाएंगे। सेकेंड, अगर आपने 12A 80G आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी, विच मीन्स आपने एक्टिविटीज अपना स्टार्ट कर दिया है एनजीओ में और उसके बाद हम लोग 12A 80G के लिए अप्लाई करते हैं, तो पहले इवन हम लोग अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते थे तो हमें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ही मिलता था, because we were going for the fresh registration despite the fact that we were already conducting the activities in our organization, we were getting the provisional registration. But after this budget 2023, there is a positive change for the NGOs, and it's a good news for all the NGOs who have commenced the activities and now going for 12A 80G. So अब आपको प्रोविजनल नहीं, आपको एक रेगुलर रजिस्ट्रेशन मिलेगा विच विल बी नॉट फॉर 3 years बट फॉर 5 years. सो जो आपको पहले 3 साल के लिए मिलता था वो अब आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की तरह 5 साल के लिए मिलेगा, बट ये एप्लीकेबल है फ्रॉम 1st of October 2023. सो 1st October 2023 के बाद जो भी आप 12A 80G अप्लाई करेंगे एंड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी, देयर आर 2 कंडीशन। एक इस डेट, इस पर्टिकुलर डेट के बाद विच इज October 23. सेकेंड, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्टिविटीज, activity means the charitable activities and falling under the 6 categories as defined in section 2(1)(5) of Income Tax Act. तो उसके बाद अगर सपोज अप्लाई करते हैं तो हमें प्रोविजनल नहीं, हमें रेगुलर रजिस्ट्रेशन ही मिलेगा एंड इट विल बी फॉर 5 years. Now this is a little critical thing and this is again for 12A 80G. सो अभी क्या है, लोगों ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन क्योंकि अप्लाई किया और तुरंत मिल जाता था, सो इसी के लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना 12A 80G अप्लाई किया, उसका तुरंत रजिस्ट्रेशन लिया एंड दे ऑल स्टार्टेड डूइंग देयर वर्क एंड दे ऑल स्टार्टेड एंजॉयिंग द 12A बेनिफिट. कोई टैक्स नहीं देना, कुछ नहीं, एंड जो भी खर्चा करना इनकम होगा सबका एग्जेम्पशन. बट विद दिस बजट एक चेंज आया है. सपोज जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल या रेगुलर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होता है और आपने उसको रिन्यू नहीं कराया या उसके रेगुलराइजेशन के लिए एप्लीकेशन नहीं डाला, तो माना जाएगा कि आप एक चैरिटेबल एंटिटी नहीं है. चैरिटेबल एंटिटी ना होने का मतलब
हम लोग एट पार हो जाएंगे जो प्रॉफिट एंटिटी, फॉर प्रॉफिट एंटिटीज को जैसे टैक्स लगता है, सिमिलरली अभी ऐसी एनजीओ को भी टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। सपोज हमने एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया, फ्रेश रजिस्ट्रेशन लिया, या हमारे पास रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल था बट उसको हमने फर्दर रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं किया, तो ऐसे लोगों के लिए ये क्लॉज बहुत ही क्रिटिकल है। जितना भी आपका एक्रेडिटेड इनकम होगा उसके ऊपर हमें मैक्सिमम मार्जिनल रेट का टैक्स लगाया जाएगा। व्हाट इज एक्रेडिटेड इनकम? एक्रेडिटेड इनकम मींस जो भी आपका असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, जो भी फिगर आएगा उसके ऊपर मैक्सिमम मार्जिनल रेट के ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। एंड मैक्सिमम मार्जिनल रेट एक्ट में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। सो ये कैसे डिफाइन होगा? सपोज किसी का ऐसा सिचुएशन होता है, सो जो भी आपके असेसिंग ऑफिसर हैं वो असेसिंग ऑफिसर डिफाइन करेंगे व्हाट विल बी द मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑन केस टू केस बेसिस फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो वो असेसिंग ऑफिसर जो आपका केस देख रहे हैं वही डिसाइड करेंगे किस रेट पे आपको टैक्स लगाया जाए। सो ऐसी नौबत ही ना आए। सो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल या रेगुलर रजिस्ट्रेशन कब एक्सपायर हो रहा है, इसका बहुत ध्यान रखना है। और जब एक्सपायर हो रहा है उसके एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले हम उसको रिन्यू करने के लिए, रेगुलराइज करने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दें। सो एप्लीकेशन फाइल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम इस मैक्सिमम मार्जिनल रेट के चक्कर में फंस जाएंगे और हमें जो टैक्स लगेगा वो ऐसा नहीं है 20-30, उससे कई ज्यादा होने वाला है। सो इसमें हम ना ही पड़े, उससे बेटर है कि हम अपने डेडलाइंस का काफी ध्यान रखें कि हमारा रजिस्ट्रेशन 12A ATG कब एक्सपायर हो रहा है। सो बिफोर 6 months of that expiry we are able to file our renewal or regularization application. Secondly, इसी में सपोज किसी को ये टैक्स देना पड़ता है, सो फर्स्टली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिस एनजीओ का ये ऐसा सिचुएशन हुआ है उसी एनजीओ को मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स देना है। पहली जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन की है। सपोज ऑर्गेनाइजेशन नहीं पे करती है या नहीं पे कर पाती है, तो जो भी ट्रस्टीज है, बोर्ड मेंबर्स है ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दे विल बी मेड पर्सनली लायबल। सो ऐसे बोर्ड मेंबर्स को भी काफी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब पहले कभी भी ट्रस्टीज या बोर्ड को कहीं पे भी पर्सनली लायबल नहीं किया जाता था। But with effect from this particular budget 2023, even the board is made personally liable to pay this tax. And this tax is called the exit tax. Exit means आप charitable status से नॉन चैरिटेबल स्टेटस, विच मीन्स फॉर प्रॉफिट आप कंसिडर किए जाएंगे। सो चैरिटी से एग्जिट होके आप नॉन चैरिटी बन जाएंगे एंड वॉट एवर टैक्स इज लाइबल ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी, अदरवाइज बोर्ड मेंबर पर्सनली लायबल किए जाएंगे। सो इसका काफी ध्यान रखना है। इवन जो भी अकाउंटेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी कंप्लायंस टीम है, इवन द बोर्ड मेंबर्स जब भी अपना बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करे तो प्लीज इंश्योर कि हर बोर्ड मीटिंग में आप ये ड्यू डेट का काफी ध्यान रखें, और एक्सपायर होता है तो प्लीज फॉलो अप एंड गेट इट रिन्यूड। नेक्स्ट इज सब ग्रांटिंग, जो बहुत क्रिटिकल अभी तक सबने इसको जाना है। सो इसमें मैं सबसे पहले क्लैरिटी देना चाहूंगी कि यहाँ पे भी एक 85% की बात हो रही है। सो हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में ही जब हमने पढ़ा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या मेंटेन करना है, या हमें 85% ऑफ द टोटल रिसीट स्पेंड करना है, सो वो 85% और इस 85% में फर्क है। सो दोनों को हमें कंफ्यूज नहीं करना है। सो पहला हमने जो 85% हम हर साल करते आ रहे हैं, तो वो ओल्ड
प्रैक्टिस है जो एज पर लॉ काफी साल से चला आ रहा है कि हर साल हमें जितना भी रिसीट है उसका 85% खर्चा करना है एंड इट इज पॉजिटिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बट ये जो 85% है सब ग्रांटिंग से रिलेटेड, ये क्रिटिकल है। ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो हमें एक्यूमुलेशन का बेनिफिट जो है वो तो अलग चीज है, बट जो भी हमारा 15% है वो डिसअलाउ हो जाएगा। सो मैं इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड थोड़ा देना चाहूंगी कि पहले जैसे 2020 में एफसीआरए में सब ग्रांटिंग स्टॉप हुआ, लेकिन इंडियन ग्रांट से रिलेटेड कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं लगाया गया था। बट लेटर ऑन नाउ इन दिस बजट इटसेल्फ जो 2023 में आया है, तो इंडियन ग्रांट्स के ऊपर भी अभी एक कंडीशन लगा दी गई है। पहले क्या होता था कि जो भी सब ग्रांट किया, जितना भी अमाउंट हमने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर किया, पूरा का पूरा अमाउंट हम एज एक्सपेंडिचर क्लेम कर पाते थे। बट इस बजट के बाद हम वो पूरा क्लेम नहीं कर पाएंगे। उस अमाउंट का सिर्फ 85% क्लेम कर पाएंगे, विच मीन्स जो बीच का 15% है हमारा, वो एक लॉस होने वाला है। और उसकी भरपाई हम कहाँ से करेंगे, क्योंकि ये जो 15% है हमें उसको एक्यूमुलेट करना है, जिसके लिए हमें फॉर्म 10 फाइल करना पड़ेगा। और फॉर्म 10 फाइल करेंगे तो उसके लिए 5 साल का कंडीशन है। और 5 साल में आप स्पेंड कहाँ से करेंगे, क्योंकि ये पैसा तो आप ऑलरेडी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दे चुके हैं। अब ये जो बैलेंस 15% है वो तो आपके हाथ में है नहीं। सो हमने एक्यूमुलेशन तो कर लिया, बट पैसा कहाँ से आएगा? सो वो पैसे को मीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही प्लान करना पड़ेगा। सपोज आपके पास कोई जनरल फंड नहीं है, सो आप उस 15% की भरपाई कहीं से नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली हमें 5th ईयर में उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। सो जो ऑर्गेनाइजेशन सब ग्रांटिंग करते हैं इंडियन फंड से, सो उनके लिए ये बहुत ही क्रिटिकल है। सो इस प्रोविजन को समझ के उसकी प्लानिंग करना जरूरी है बिफोर यू सब ग्रांट। सो उतना ही सब ग्रांट करे जिसकी भरपाई आप आगे जाके कर पाएंगे। सो ये कैलकुलेशन हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को पहले ही करना है, उसके बाद ही आप प्लान करिएगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन को कितना अमाउंट ट्रांसफर होना चाहिए, ताकि हम उनके साथ भी काम कर सके और हमारा भी कोई नुकसान ना हो, हमें भी कोई 5th ईयर में जाके टैक्स पे ना करना पड़े। सो सपोज किसी ने ट्रांसफर किया ₹1000 टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, सो बिफोर दिस बजट हम सिर्फ 1000 रुपीज, हम पूरा 1000 रुपीज क्लेम कर पाते थे। बट विद दिस बजट हमें सिर्फ 850 रुपीज का ही बेनिफिट मिलेगा, उतना ही हम एक्सपेंडिचर क्लेम कर पाएंगे। जो डिफरेंस है 150 रुपीज, इट विल बी डिसअलाउड फॉर द ट्रांसफरिंग ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आगे ट्रांसफर किया है, सो उनके हाथ में ये 150 रुपए का लॉस होने वाला है, जिसके लिए फॉर्म 10 भरना है। फॉर्म 10 भरने के लिए अलग अलग कंडीशन, 5 साल और उसका भी आगे स्पेंड करना होता है। जिस स्पेंड करने के बाद हमें इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होता है कि ये 15% जो हम नहीं कर पाए, जो हमारा लॉस हुआ था, वो हमने आगे जाके कैसे स्पेंड किया। एंड ये प्रोविजन 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, नॉट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23। सो अगला जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 आ रहा है, सो उसमें ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। सो इसको प्लीज जो भी सब ग्रांटिंग करते हैं इसको समझ लीजिए, सो दैट आप अगले साल का प्लानिंग भी साथ साथ में कर पाए। देन एक क्विक एनालिसिस इसका किया गया है। सपोज हमारे पास पूरे साल भर में 1 लाख का इनकम है और हमने जो सब ग्रांट किया था 71,000 किया है।
इस बजट से पहले पूरा 71,000 हम लोग क्लेम कर पाते थे, लेकिन अब इस बजट के बाद उसी 71,000 का हम 85% ही क्लेम कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा आप लास्ट में देखेंगे एक्यूमुलेशन अंडर सेक्शन 11 बनता है विच इज 10,650। वो हमें फॉर्म 10 फाइल करना पड़ेगा और उसके लिए हमें मेंशन करना पड़ता है कि किस पर्पस के लिए ये स्पेंड किया जाएगा एंड बाय विच ईयर हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्पेंड करने के लिए, so that we are able to fulfill the condition of section 11। अदरवाइज इस अमाउंट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। देन अनदर थिंग इज कॉर्पस एंड जो भी हम पैसा लाते थे इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस या लोन्स एंड बोरोइंग्स अपने एक्सपेंडिचर्स मीट करने के लिए, किसी साल में मान लीजिए हमारे पास इतना फंड नहीं होता है कि हम उसी साल के पैसे से या जो हमारे पास कुछ फंड बचा है उससे खर्चा कर पाए। सो ऐसी कंडीशंस में ऑर्गेनाइजेशंस अपने कॉर्पस फंड को भी यूटिलाइज करना शुरू कर दी थी, जो कि कुछ 2-3 साल पहले ऐसा काफी ज्यादा देखा गया। सो इसी के लिए अभी गवर्नमेंट ने इस पे कुछ पाबंदियां लगाई है। कोई भी एक्सपेंडिचर अगर हम कॉर्पस फंड से करते हैं या कोई लोन्स एंड बोरोइंग्स करके हम उससे खर्चा करते हैं, तो उस साल में वो खर्चा हमें अलाउ नहीं होगा। ये 2 साल पहले ही ये प्रोविजन आ चुका है। कोई भी खर्चा हम कॉर्पस या लोन्स बोरोइंग्स करके करते हैं उस साल में, तो उस साल में वो पर्टिकुलर खर्चा हमें अलाउ नहीं होगा। तो कब अलाउ होगा? हमें उसी साल में अलाउ होता जिस साल में हमने उस कॉर्पस को जितना जितना कम किया है उतना हम रिप्लेनिश कर पाए, विच मीन्स उतना ही कॉर्पस हम और जनरेट करेंगे ताकि उसकी भरपाई कर पाए जो हमने उससे निकाला है। सेम लोन्स एंड बोरोइंग्स, तो जितना लोन्स एंड बोरोइंग्स हम लेके आए हैं और उससे हमने जो खर्चा किया वो खर्चा उसी साल में अलाउ होगा जिस साल में हमने उस लोन्स एंड बोरोइंग्स को रीपेमेंट किया है। सो ये पहले इसके बारे में पहले कभी भी कोई पर्टिकुलर ईयर मेंशन नहीं था कि इतने साल के अंदर ही आपको ये रिप्लेनिशमेंट करना है या लोन रीपेमेंट करना है। सो इस साल के जो बजट में इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है 5 इयर्स। सो अभी तक क्या था कि लोग सोचते थे कि ठीक है खर्चा अलाउ नहीं हो रहा है, हमारे पास काफी टाइम है कॉर्पस रिप्लेनिश करने के लिए या लोन रीपे करने के लिए, बट अभी वो अनलिमिटेड टाइम हटा दिया गया है एंड इट इज ओनली 5 इयर्स। विद इन 5 इयर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ईयर हमें कॉर्पस को रिप्लेनिश करना पड़ेगा और लोन्स एंड बोरोइंग सपोज है तो उसको रीपे करना पड़ेगा और उस साल में हम वो खर्चे को क्लेम कर पाएंगे। सपोज हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जितना भी एक्सपेंडिचर हमने उस पैसे से किया है तो वो हमें कभी भी लाइफ भर में कभी भी एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। सो वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो जाएगा, इट विल बी अ ह्यूज डेफिसिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो जो भी कॉर्पस से खर्चा करते हैं या लोन बोरोइंग लेके खर्चा करते हैं, सो प्लीज रीथिंक बिफोर यू डू। आप उसको कैसे आगे जाके रिप्लेनिश करेंगे या कैसे उस लोन का रीपेमेंट करेंगे, सो प्लीज उसे काफी ध्यान में रखते हुए ये प्लानिंग कीजिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 इयर्स का टाइम है। So beyond 5 years, it will be a pure deficit for the organization. We won't be able to claim this expenditure at all. So कुछ ऐसी प्री कंडीशंस है कि कोई भी खर्चा कब चैरिटेबल नेचर का माना जाएगा। So कुछ कंडीशंस ऐसी है जो हमें फॉलो करनी है या नहीं ऐसा करना है। So उसके सपोज जैसे कोई कॉर्पस हुआ, सो कॉर्पस का आप कोई भी ट्रांसफर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कर सकते हैं। सपोज आपने ऐसा फिर भी ट्रांसफर किया तो आपको वो खर्चा माना नहीं जाएगा, आपका पूरा वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। सपोज किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स कटना था,
TDS होना था, and if we are not doing that particular TDS and not filing the return, so उस अमाउंट का जो भी खर्चा हमने किया है वो डिसअलाउ हो जाएगा, वो हमारा खर्चा नहीं माना जाएगा। देन कैश पेमेंट, सो हम काफी टाइम से देख रहे हैं कैश पेमेंट पे भी एक लिमिट है, जो पहले 20,000 हुआ करती थी, अब वो 10,000 है। सो 10,000 भी काफी साल से ये हो गया है, एंड इट मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को किसी पर्टिकुलर डे पे मोर देन 10,000 रुपीज कैश में नहीं दिया जा सकता है, एंड इफ वी आर स्टिल गिविंग, then that particular expenditure will not be treated for the purpose of computation. वो 85% कैलकुलेट करने के लिए नहीं माना जाएगा, पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। पिछले साल से एक और नया प्रोविजन आ गया था कि सपोज आप कोई ऐसे लाइबिलिटीज क्रिएट कर देते हैं, प्रोविजंस क्रिएट कर देते हैं जिसका एक्चुअली पेमेंट नहीं हुआ है बाय 31st of March, so that will also be not allowed as application of income. ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशंस में कि फंड नहीं आया बट फंडर ने बोला है कि आप अपना खर्चा करते रहिए, प्रोविजन करते रहिए, जो भी कमिटेड एक्सपेंडिचर है आप उसको बुक करते रहिए। फ्रॉम फंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज फाइन, but when we are going to file the income tax return, so that provision, that liability is completely disallowed, and it is allowed only in the year when you actually pay. So जिस साल में आप उसका एक्चुअल पेमेंट करेंगे उसी साल में ही उस खर्चे को माना जाएगा और 85% में आपका फिर काउंट होगा, बट जब तक आप उसको पे नहीं करेंगे वो आपका खर्चा कभी भी माना नहीं जाएगा। एंड पिछले साल ITR में भी ये चेंज आ चुका है, जहां पे स्पेसिफिकली पूछा है कि इतने खर्चे में से जो आपने साल भर में खर्चा किया, उतने खर्चे से कितना ऐसा अमाउंट है जो आपने पेमेंट नहीं किया। सो इट इज स्पेसिफिकली आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर ITR। सो पिछले ITR से ही ये लागू हो गया है और ये आगे चलता जाएगा, because this is already come in budget 2022 और वो एप्लीकेबल किया जा चुका है। कोई ऐसा अनड्यू बेनिफिट किसी भी ऐसे पर्सन को नहीं दिया जा सकता है जो फॉल करता है सेक्शन 13(1) में। इसमें जनरली बोर्ड मेंबर्स फॉल करते हैं, और कोई अनड्यू बेनिफिट जो एक्सेस बेनिफिट किसी बोर्ड मेंबर को दिया जाता है या स्पेसिफाइड पर्सन को दिया जाता है, सो वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में है कि उसको डिसअलाउ किया जा सकेगा। सो वहां पे हमें सपोज किसी का जैसे कोई केस लगा इस पर्टिकुलर सेक्शन को लेके, सो इट इज लिटिल बिट क्रिटिकल, सो इट इज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट ऑफिसर हाउ वी आर एबल टू कन्विंस कि हमने जो पेमेंट किया है टू दिस पर्टिकुलर पर्सन it is genuine and at par with the market rate of that particular person. So हमें वो prove करना पड़ता है। Then charity means charity within India. So India में हम कोई भी application करेंगे, कोई भी खर्चा करेंगे, so it will be considered as a charitable expense. If we are doing anything out of India, then only if we are able to prove that particular expenditure done outside India was for the benefit of charity in India, तभी हम उसको क्लेम कर पाते हैं एज चैरिटेबल एक्सपेंडिचर, अदरवाइज फॉरेन एक्सपेंडिचर्स आर टोटली नॉट अलाउड। सेक्शन 194 ये भी पिछले साल से ही आ गया था और इसके बारे में भी काफी चर्चा हुई है लास्ट ईयर। सो इसमें आया है कि कोई भी रीइंबर्समेंट, कोई भी बेनिफिट, कोई भी परक्विजिट किसी ऐसे पर्सन को दिया जाता है which is either wholly in cash, wholly in kind या partly in cash, partly in kind, हम इस तरीके से कोई भी रिइंबर्समेंट किसी को देते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स काटा जाएगा। सपोज किसी कंसल्टेंट को आपने उनका कंसल्टेंसी फी पे किया, उसके साथ साथ कंसल्टेंट ने आपको एक रिइंबर्समेंट का बिल भी दिया, सो वो जो रिइंबर्समेंट अमाउंट है उसके ऊपर भी
टीडीएस किया जाएगा एट द सेम रेट जो कंसल्टेंसी के ऊपर आपने किया है। सपोज कंसल्टेंसी फी के ऊपर 10% टीडीएस किया है, तो ये रिम्बर्समेंट के ऊपर भी 10% टीडीएस किया जाएगा। तो ये पिछले साल से लागू हो गया है। इस बजट में क्या चेंज है? इस बजट में सिर्फ ये चेंज है कि पहले हम सिर्फ कैश बेनिफिट्स काउंट करते थे और अभी हम पार्टली कैश या पार्टली काइंड, जो काइंड में भी हम लोग देते हैं, सो उसका भी फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट होगा। उस फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर भी टैक्स काटा जाएगा। सो ये पर्टिकुलर चेंज इसमें आ गया है। और इसका एक और लिमिट है, सपोज ऐसे बेनिफिट्स टू दैट पर्टिकुलर पर्सन इट इज नॉट एक्सीडिंग 20,000 इन अ ईयर। सो 20,000 से ज्यादा अगर नहीं है तो आपको ये सेक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसे रिम्बर्समेंट, ऐसे बेनिफिट्स के ऊपर टैक्स काटने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 23। सो जितने भी इन काइंड बेनिफिट्स आप ऐसे रिम्बर्समेंट की फॉर्म में देते हैं, so it will be like taxable from 1st of October 23. Then towards the end of this presentation, ये हमारा एक 9th पॉइंट था जो सेक्शन 206 AB, ये भी हमारा पिछले 2 साल से आ गया है कि जिनका भी हमें टैक्स काटना है उनसे हमें एक डिक्लेरेशन लेना होता था कि उन्होंने पिछले 2 साल में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। सपोज हम उनका डिक्लेरेशन नहीं लेते हैं या ऑनलाइन कंप्लायंस पोर्टल पे चेक नहीं करते हैं या उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 साल का फाइल नहीं किया है, तो उसके ऊपर भी जो भी पेमेंट आप उनको करेंगे वो टीडीएस रेट डबल हो जाएगा। बट इस बजट में क्या चेंज है, इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस लेके आए हैं। सो एक्सेप्शन क्या है? कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो कि नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है तो उनके पास पैन डेफिनेटली नहीं होगा। सो 99.99% तो टोटली उनके पास पैन नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में अर्लियर हम उनको डबल रेट के ऊपर टैक्स काटते थे, बट इस प्रोविजन के बाद हम उनका डबल रेट पे नहीं, हम उनका नॉर्मल रेट पे ही टैक्स काटेंगे इवन इफ दे डू नॉट हैव पैन। सेकेंडली, कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका यहाँ पे परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, जो सिर्फ टेम्पररी आते हैं जाते हैं, उनका भी हम टैक्स नॉर्मल रेट पे ही काटेंगे बिकॉज फॉर दैट पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम दे विल नॉट टेक देयर पैन इन इंडिया। सो ऐसे लोग पैन के लिए अप्लाई ही नहीं करेंगे। सो इवन इफ दे डू नॉट हैव पैन, हमें नॉर्मल रेट पे ही काटना है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है दे आर नॉट लायबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इन इंडिया, तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न इंडिया में फाइल करना ही नहीं है। तो जब फाइल ही नहीं करना है तो ये 206 AB डिक्लेरेशन का भी कोई मतलब नहीं बनता। सो जब हमें वो डिक्लेरेशन ही नहीं लेना है तो पैन की भी जरूरत नहीं है, पैन का भी कंडीशन नहीं है। सो ऐसे केसेस में हमें नॉर्मल टैक्स रेट ही करना है, कोई डबल रेट पे हमें नहीं काटना है। सो इस बजट में ये 3 एक्सेप्शंस लेके आए हैं जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू किए जाएंगे। सो मेनली अभी तक हमने जितना भी एनजीओ के ऊपर एप्लीकेबल होता था वो हमने 9 प्रोविजन स्टडी कर लिया है। सो दीज वर द मेन क्रिटिकल थिंग जो अभी इस बजट में एनजीओ के लिए आया है। एंड आफ्टर दिस ये बस एक समरी बजट एलोकेशन है जो इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने दिया है कि इस डिपार्टमेंट ने इतना इतना बजट रखा है फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटी इन इंडिया। सो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सो 15,000 crore, ऑल दीज फिगर्स आर इन क्रोर्स। तो इतना करोड़ मनी अलग से साइड किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, ट्राइबल अफेयर्स या सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, कल्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजों के लिए इतना फंड गवर्नमेंट ने अलग से करके रखा है।
So if any organization want to go for government funding, so please आप इन सबको अप्लाई कर सकते हैं, इसको स्टडी करके आप अपना ग्रांट प्रपोजल, बजट प्रपोजल्स उनको दे सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो आपका अल्टीमेट पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का, आप उसको इन यहाँ से फंड लाके फुलफिल कर सकते हैं। देन इस साल अब जो अभी इंडिविजुअल टैक्सेशन में भी थोड़ा सा रेट्स में चेंज आया है, सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि पहले जैसे 2.5 लाख तक जीरो रेट था, अभी वो 3 लाख तक है। तो ये ऐसे ऐसे चेंज होके जहां पहले मैक्सिमम 10 लाख के अबव 30% रेट होता था, अभी वो 15 लाख के ऊपर 30% होगा। So there are some benefits, pros and cons, everything. So new regime, old regime, तो दोनों का अपना अपना बेनिफिट है, अपना अपना नुकसान है। देन सर का एक क्वेश्चन था, हर्ष सर का, कि CSR एक्सपेंडिचर में GST का क्या अभी चेंज आया है। तो CSR इज लाइक जो भी हम अपना CSR एक्सपेंडिचर करते हैं, सो हम उसको एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम करते हैं। तो जो भी हम एक्सपेंडिचर क्लेम करते हैं, सपोज मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर किया, किसी को कंसल्टेंसी फी हमने दिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द चैरिटी वर्क, सो मान लीजिए वो एक इनवॉइस था फॉर ₹1 लाख, और उस 1 लाख में मान लीजिए 18,000 GST था, तो टोटल इनवॉइस हुआ 1,18,000 का। सो आप जब अपना चैरिटी का यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्लेम करेंगे, सो इट विल बी 1,18,000, और 1,18,000 जब आप पूरा एक्सपेंडिचर क्लेम करते हैं, तो फिर से GST में वो आप 18,000 को रिक्लेम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो 18,000 को आप ऑलरेडी एक्सपेंडिचर क्लेम कर चुके हैं। तो यही एक चेंज यहाँ पे अभी इस बजट में और क्लैरिटी के साथ दिया गया है कि कोई भी आप ऐसा चैरिटेबल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो आइदर आप उसको एक्सपेंडिचर क्लेम कीजिए या तो आप उसको GST क्लेम कीजिए, बट सिंस ये आउट ऑफ ग्रांट होता है, सो इट हैज टू बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंडिचर इंस्टेड ऑफ द GST क्लेम। तो यही एक GST से रिलेटेड अभी चेंज आया है। एंड 80G का भी सर का एक सवाल था कि सपोज अभी आप 2 रिजीम्स है, अभी एक ओल्ड रिजीम है, एक न्यू रिजीम है। सो ओल्ड रिजीम में क्या था कि हम जितना भी डोनेशन करते थे उसका 50% हमें मिलता था, बट सपोज एज एन इंडिविजुअल मुझे लगा कि नहीं, मुझे नए टैक्स रिजीम में बेनिफिट है, तो नए टैक्स रिजीम में मुझे ये 80G की डिडक्शंस नहीं मिलेगी। नई टैक्स रिजीम में सिर्फ दो डिडक्शंस को छोड़ के बाकी सारी डिडक्शंस हटा दी गई हैं। 2 डिडक्शन, दीज आर ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड जो फैमिली पेंशन का होता है, ये 2 के अलावा कोई डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। सो 80G बेनिफिट कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को सपोज कोई डोनेशन करता है तो उनको 80G एक सर्टिफिकेट मिलता है, बट उसका बेनिफिट तभी होगा जब वो पर्सन अपना इनकम टैक्स रिटर्न ओल्ड रेजीम में फाइल करेगा। एंड ओल्ड रेजीम में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहले टैक्स रेट, सपोज किसी ने पहले ही प्लान कर लिया है कि न्यू टैक्स रिजीम में हमें जाना है, हम ओल्ड में नहीं जाएंगे, so those people will be little hesitant to give donation to the other organization because वो 80G का बेनिफिट उनको नहीं मिलने वाला है। Yeah, so I think that's all out of this budget thing. And आपके suppose अभी कोई questions है तो we can now take up. Thank you, Menka ji. It was excellent presentation. इतने means I am so proud. इतनी सी छोटी लड़की और इतना ज्ञान. So nice, so nice. Now लोगों के कुछ queries होंगे और आप उनको जवाब दे दें, please. जी जरूर।
तीन लोगों ने हाथ रेस किए हैं। एक Yes. गुरुमूर्ति जी है, फिर हेमल कामत जी है, फिर राधे कृष्णा जी है। वन बाय वन आप लोग पूछ लें प्लीज। Hi Menaka, this is Chitra here from Child Fund. Yes, ma'am. Yeah, thank you so much for this very, very detailed and very precise presentation on the budget. Thank you so much. It has been most helpful. My only question is that regarding the date of filing of income tax returns, okay, audit returns. So now it is as good as 31st August, right? I mean, because Yes. we need to actually finish. So there's no kind of, any this thing of extending it to 31st October, because we anyway have to finish it, and it's as good as filing it by 31st. So they have actually preponed it. Yes, they have preponed it. Okay. So all the organizations have to get themselves audited much before time. So it is not Yeah. just before 2 months we have to file this particular form. So Correct. these 2 months are reduced for the purpose of filing. But Yeah. before that we have to get ourselves audited, and once we get audited, then only we'll be able to file these forms Absolutely. accurate. Absolutely. Absolutely. Okay. Thank you. That was my this thing. I mean, that was my query. Thank you. I have related question, Menka ji, because हम जी, लोग sir. का जो वानी का सिस्टम ये होता है कि we get our approval from the general body as a network. तो हम लोग का जी। नॉर्मली सितंबर में हम लोग अपनी एजीएम करते थे, देन वी यूज्ड टू फाइल आवर रिटर्न. उसमें क्या असर पड़ेगा? वी हैव टू गेट इट डन सर बिफोर. ये सारा चीजें अभी चेंज हो जाएगा. सो पहले आपको ये इसी डेडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपना भी ड्यू डेट्स इंटरनली चेंज करना पड़ेगा. सो इट हैज टू बी बाय मैक्सिमम बाय 31st. सो 31st का लास्ट डेट भी हम लोग नहीं रख सकते. सो बिफोर दैट ओनली यू हैव टू प्लान. सो वो आपको इंटरनली ही उसको चेंज करना पड़ेगा, प्रीपोन करना पड़ेगा. ओके, थैंक यू. सो मेनका मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ शबीम जी? जी जी. हाँ जी. मेरा स्टेट सबसे पहले तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन एंड रियली बहुत प्राउड फील होता है कि यंग जनरेशन इतना अच्छे से सब डेप्थ नॉलेज रख के और सारी चीजें इन्होंने एस्पेक्ट्स कवर किए. ये एक चीज बहुत अच्छा होता है कि जब कोई चीज प्रेजेंट हो रही है उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमारे सेक्टर के ऊपर क्या होने वाले हैं वो जरूर एक अलार्मिंग सिचुएशन होता है. बट यहाँ मुझे 2-3 चीजों पे मेरा क्वेरी है कि आपने कहा जैसे कि लोन एंड सारा बोरोइंग जो हम करते हैं वो हमें अब 2023 से अलाउड नहीं है, राइट? तो ये नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा या हमारा लास्ट 5 ईयर में जो हम कर चुके हैं उसके लिए एप्लीकेबल है? मैम दिस इज विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2022. सो उस टाइम से आपने सपोज कोई लोन्स एंड बोरोइंग्स लिया है और उससे आपने एक्सपेंडिचर किया है, तो वो एक्सपेंडिचर आपको तभी अलाउ होगा जब आप एक्चुअली वो लोन को रीपेमेंट कर दें. तो लोन लेने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. सो रीपेमेंट यू हैव टू डू विद इन 5 इयर्स. जब आपने वो लोन लिया है उसका विद इन 5 इयर्स में आपको लोन रीपेमेंट करना पड़े. तो ये जो 5 इयर्स का लिमिट है ये इसी बजट में आया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2022. सो लोन लेने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट उससे जो आपने एक्सपेंडिचर किया है वो आपको तभी अलाउ होगा जब आप उस लोन को रीपे करेंगे. ओके. इसमें सेम क्वेश्चन है कि जैसे गवर्नमेंट की जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, गवर्नमेंट हमेशा सीएसआर या फॉरेन फंडिंग अभी तक जो पेमेंट का सिस्टम है एडवांस में वो लोग पे करते थे 3 मंथ्स पहले, है ना. बट अभी गवर्नमेंट का जैसे मेरे पास में 3-4 प्रोजेक्ट्स का मेरा जो पेंडिंग अमाउंट है ना, इनका वो लोग साइन ही एग्रीमेंट कराते हैं कि आपको 50% दिया जाएगा, आपको 100% पीएफएमएस के थ्रू पेमेंट करना है, उसके बाद में आप सालों उनके पास एड़ियां रगड़ते रहिए तो आपको पेमेंट होगा. अब इसमें
गलती, जैसे आपने कहा है कि डोनर की तो इच्छा होती है कि हम लोग पहले खर्च कर दें और फिर रीपेमेंट उसको दे। तो ऐसी कंडीशन में मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का जानना चाहूंगी कि वो जैसे किसी प्रोजेक्ट का हमें 2018 का भी अभी तक हम कंप्लायंसेस उनके फुलफिल ही कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हाँ आज हो गया है, कल हो गया, आपकी फाइल फाइनेंस मिनिस्ट्री में चली गई है, बट ये ऑर्डर मिनिस्ट्री का आएगा तब आपको पेमेंट होगा। तो ऐसी कंडीशन में कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार होगी या संस्था जिम्मेदार होगी वायलेशन के लिए? अल्टीमेटली ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही आएगा, बिकॉज देखिए लास्ट ईयर से ही कोई जो आप एक्सपेंडिचर सिर्फ बुकिंग किए होंगे, आगे नहीं स्पेंड किए होंगे, तो वैसे ही अलाउड नहीं है। नो प्रोविजंस आर अलाउड फ्रॉम लास्ट ईयर इटसेल्फ। और दूसरा, आपने जैसे मेंशन किया कि 2018 से आपका ऐसे चल रहा है, तो 2018 ये उससे पहले का जितना भी, सपोज अगर आप रिप्लेनिश करते भी हैं अभी, तो वो आपको अभी एक्सपेंडिचर आगे जाके अलाउ नहीं होगा। सो ये इसी बजट में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन लाया गया है कि सपोज आपका पीछे का कोई बिफोर 1 अप्रैल 2022 है जो आप ऐसे रिप्लेनिश नहीं कर पा रहे हैं और आपने कोई ऐसा लोन लेके या उस खर्चे को किया था, तो आपको वो आगे जाके खर्चा नहीं माना जाएगा, वो अलाउ नहीं होगा। नहीं, मैं यही क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि वो पैसा तो हमने अपनी पर्सनल लोन या किसी पर्सनल रिसोर्सेज से या कॉर्पस से खर्च कर दिया था और ये सारे कंप्लायंसेस कंप्लीट है, फाइल कंप्लीट है, अब पैसा सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है इसलिए रीपेमेंट नहीं हो रहा है, तो इसको हम कैसे कंटिन्यू मानेंगे, ये क्वेश्चन। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझसे ये सवाल किया था कि वो बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और अभी सारे कंप्लायंसेस वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें ATG 12A का रिन्यूअल या FCRA का रिन्यूअल फ्यूचर में नहीं चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन क्लोज करना है। तो क्या इस कंडीशन में इनकम टैक्स पर्पज से भी ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज किया जा सकता है, और कर सकते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे या किस तरीके से प्रोसेस होगा? हम देखिए ऐसे केसेस में सपोज किसी ने डिसाइड किया है कि ऑर्गेनाइजेशन क्लोज करना है, तो जैसे हमने आज अपना प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस किया कि आप ऑर्गेनाइजेशन क्लोज करेंगे तो उसके लिए भी आपके ऊपर टैक्स है, एग्जिट टैक्स। एग्जिट टैक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था आज। सो आप चैरिटेबल मोड से नॉन चैरिटेबल मोड में जब भी आएंगे, सो आपका जो भी असेट माइनस लाइबिलिटी जो भी फिगर आता है उसके ऊपर मैक्सिमम मार्जिनल रेट का टैक्स लगाया जाएगा। सो वो टैक्स पे करने के बाद ही आप रिलीव हो सकते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। थैंक यू सो मच मेनका, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है बट बहुत अलार्मिंग है सेक्टर के लिए। पता नहीं हम लोग सरवाइव कैसे कर पाएंगे सारी ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्ष जी एंड शमीम जी। थैंक यू। नेक्स्ट शबीन जी, जी अगर मैं एक स्ट्रेटेजिक थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहूँ और मेरा मतलब खासकर ये प्रश्न वानी से और वानी के मेंबर से और मेनका जी के भी अगर कुछ इसके ऊपर सुझाव हो तो उसके ऊपर है, अगर अनुमति है तो मैं पूछ सकता हूँ शबीन जी? जी पूछे, हर्ष जी बैठे हैं, अगर जवाब देना चाहें। ये कि अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं बहुत ही मामूली सा है, क्योंकि इसमें हर्षी के साथ हमने पहले भी कई बार जब 2020 में भी जब फाइनेंस बिल में जो अमेंडमेंट्स आ रहे थे इनकम टैक्स को लेकर के, अन्यथा ये खासकर ये रिन्यूअल वाली जो परिस्थिति थी उसमें हमने कुछ कोशिशें की थी, हालांकि वो नाकाम कोशिशें थी कि उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आ पाए। क्या इस प्रकार की कोशिशें कुछ इस बार की जा सकती है? कोई एडवोकेसी का कोई एक तरीका है जहां पे हम सरकार से बात करके ये कहें कि इनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे बिंदु हैं जिनको हमको कम से कम देखना चाहिए कि ये बहुत ही ज्यादा जो है नुकसानदायक हो सकते हैं सेक्टर के लिए, तो इसके ऊपर क्या कोई रणनीति बन सकती है या कोई चर्चा हो सकती है? ये प्रश्न बहुत बड़ा है और मुझे मालूम है इसका जवाब इतना आसान नहीं है, पर वो हम क्या इस बारे में थोड़ा सा सोच या विचार कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म या इस माध्यम के जरिए?
नहीं, एकदम आदित्य जी, प्रश्न इतना बड़ा भी नहीं है और इतना व्यापक भी नहीं है जिसका कि उत्तर ना दिया जा सके। सबसे पहला प्रश्न उत्तर तो ये होगा कि अगर आपको याद होगा, करीब एक हफ्ता पहले बजट आने के विद इन 2-3 डेज हमने एक मेल सबको डाली थी, आपके जैसे जितने एक्सपर्ट्स हैं। क्योंकि हमेशा वानी ने कोशिश ये की है कि rather than putting our own opinion in asking any petition to the government, हमारे को, आपको सच बताऊं, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है कि उस पिटीशन में क्या लिखा जाए, क्या आर्गुमेंट हो सकती है। क्योंकि आई एम नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम नॉट फाइनेंस पर्सन एंड आई एम नॉट अ लीगल इल्यूमिनरी, सो दैट इवन आई कांट आर्ग्यू कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या होना चाहिए। तो हम तो आप लोगों पर डिपेंडेंट है, आप लोग लिख के दीजिए हम लोग। और दूसरी बात ये है कि देखिए, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कुछ नहीं होता। सीएसआर की एडवोकेसी को लेके, उसके अलावा और 2011 में जो थोड़ा से रूल्स रेगुलेशन को लेके जो हम लोगों ने काम किया, इसमें अलावा कभी भी आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि सरकार ने कोई रूल चेंज किया हो इस सेक्टर के लिए और हम लोग कोशिश करके उसको चेंज करवा सके हो। ये तो सच्चाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोलना छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग लिखना छोड़ दें। तो ये जो है, देखो, अभी जो चर्चा हुई है, जो मेरा भी विचार आप जानोगे, हम बातचीत जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ऐसा था, ऐसा हो गया और आगे आपको ऐसा करना है। अगर आप हमको ये लिख के दे दें, आप, मैं आपको ये जिम्मेदारी देता हूँ कि कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अगर आप लिख के देते हैं अपने साथियों के साथ मिलके, तो डेफिनेटली वी विल टेक इनटू फर्दर फॉर कन्वर्सेशन। तो ऐसा कुछ टेंशन की बात नहीं है, आप लिख के भेज दीजिए मेरे को कि हाँ ये, क्योंकि आपकी जानकारी ज्यादा है कानून के बारे में और आप अपने कुछ सीए से भी बात कर सकते हैं। हम कोशिश तो यही कर ही रहे हैं कि हमको मिले कुछ पॉइंट। थैंक यू। नहीं तो आज आज हमारे बीच में एक्सपर्ट एक मेनका जी हैं, क्योंकि तो ये हमारा ये कम से कम एक हमारी खुशकिस्मती है कि वो भी फिलहाल यहाँ पे मौजूद है। अगर उनकी तरफ से कुछ सुझाव हो कि इसके ऊपर क्या किया जा सकता है, कई साथी, कई लोग मिलकर के इस पे लिख सकते हैं। मेरी भी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है और मैं ये वेबिनार इसलिए ही ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी आज बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने के लिए, जानने के लिए मिली। नहीं, इसमें तो ऐसा तो है आदित्य जी, इस पे चर्चा हम जी अलग से कर सकते हैं आपके साथ। क्योंकि मेनका जी को हमने इस एजेंडा के अंतर्गत नहीं बुलाया था इस मीटिंग में, क्योंकि शी इज मोस्टली अ प्रैक्टिशनर, शी इज नॉट जी दैट वे के जैसे वो आपके हैं, साहू जी हैं, या ये संजय अग्रवाल हैं, या संजय पात्रा हैं, या मनोज फोगला हैं। हम्म, मैंने ऐसे इस लेवल पे ना तो इनसे कभी इंटरेक्ट किया है, नाइदर वी हैव इनवाइटेड हर फॉर दिस मीटिंग विद दैट पर्सपेक्टिव। एंड थिर्डली, दिस people in this meeting are also not from that frame of mind, so maybe अलग से हम लोग चर्चा करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगला हाय जी जी हाय मेनका मैम, एक्चुअली मेरे कुछ 2 से 3 क्वेश्चंस थे। तो उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन एक ये था, वो टैक्स एप्लीकेबिलिटी ऑन रीइंबर्समेंट फॉर अ कंसल्टेंट और फॉर आउटसाइडर्स। सो उसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए था कि क्या वो ऑन कैश पेमेंट होगा देन वो एप्लीकेबल है, या फिर वो जब बैंक पेमेंट भी हम कर रहे हैं कंसल्टेंट्स को तो भी वो एप्लीकेबिलिटी है। तो यहाँ पे जो हमने सेक्शन 194R के बारे में चर्चा की है, सो यहाँ पे कैश का मतलब है कैश, बैंक, एवरीथिंग, मतलब जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आपने किया है, सो उसको हम कैश बोले तो जरूर है, लेकिन बट इट इज अ बैंक ट्रांजैक्शन। तो आप जो बैंक से भी ट्रांसफर करते हैं उस पे भी ये 194R एप्लीकेबल है। ओके, एंड इस बेसिकली बजट के बाद अब वो इन काइंड भी ऐड कर दिया गया है। ओके, मोस्टली लाइक आपको भी आइडिया है कि काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज के से ज्यादा कंसल्टेंट्स रहते हैं फील्ड वर्क्स और इन अलग अलग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करने के लिए, और हम ऑर्गेनाइजेशन उन्हें कंसल्टेंट करके अपॉइंट ये करते हैं, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और उनके जो भी मंथली ट्रैवल प्लस कुछ एक्सपेंसेस हुए रहते हैं, उस ट्रैवल का जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू, और मंथली जो होनरेरियम होता है वो भी चेक के थ्रू पे करते हैं। तो अभी आप, मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग अभी ये आ रहा है कि जो हम मंथली होनरेरियम जो अमाउंट होता है उस पे तो टीडीएस डिडक्ट होता ही था, प्लस अगर उनका जो मंथली ट्रैवल है, अगर वो 1000 1500 जो भी अमाउंट है, तो क्या उस पे भी टैक्स अप्लीकेबल होगा? सर इसमें दो चीजें हैं।
पहला, ये 20,000 से क्या ये एक्सीड करता है पूरे साल भर में, पहली कंडीशन। ओके सपोज अगर एक्सीड करता है तो इसका एक ही सोल्यूशन है। पहला तो जो ये प्रोविजन में लिखा गया है कि आपको टैक्स उस पे भी काटना है, बट इसका एक ही सोल्यूशन है। सपोज ऐसे लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो जो भी रिइंबर्समेंट वो क्लेम करते हैं, जो भी इनवॉइसेस बिल्स आपको सबमिट करते हैं, प्लीज इंश्योर वो उस बिल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हो, ना कि पर्सनल नाम। क्योंकि पर्सनल नाम मेंशन होगा तो डेफिनेटली आपको टैक्स काटना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे होगा तब आपके ऊपर सेक्शन 194 का जो टैक्स मेंशन है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। ओके ये थोड़ा मेरे को अंडरस्टैंड करना था। ऑर्गेनाइजेशन का नाम मीन्स वो पर्सन तो अपने नाम से ही ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे इनवॉइस देगा? नहीं Right? नहीं नहीं, दो अलग चीजें हैं। जो आपने हमें मेंशन किया है कि ऐसे कुछ आपके स्टाफ ही है जिनको आपने कंसल्टेंट की तरह हायर किया है, बस नाम Okay, आपने उनको कंसल्टेंट दिया है, बट वो एग्जैक्टली आपके एम्प्लॉयज ही है। करेक्ट। तो हाँ ये अभी जो मैंने आंसर किया ये उन लोगों के लिए है कि आपको सारे इनवॉइसेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे ही लाने हैं। अदरवाइज अननेसेसरीली उनके रीइंबर्समेंट के, जो कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है, ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए वो गए हैं, तो उस पे टैक्स जनरली नहीं कटना चाहिए था। बट क्योंकि ये कंसल्टेंट्स है और इन्होंने आपके बिहाफ पे आगे जाके खर्चा किया है, तो टैक्स से बचना है तो एक ही प्रोविजन, अभी पिछले साल ही क्लैरिफिकेशन भी आया था इस सेक्शन के ऊपर कि सपोज जितने भी बिल्स हैं जो भी सपोर्टिंग है आपके सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है, ओके तभी आप ऐसे रिम्बर्समेंट के ऊपर टैक्स नहीं काटेंगे। करेक्ट करेक्ट, ये अंडरस्टैंडिंग मुझे आ गया कि बिलिंग जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं उसके जो बिलिंग्स होने चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे होने चाहिए। बट मेरा जस्ट कंसर्न था वो ट्रैवलिंग को लेकर, क्योंकि उस केस में वहाँ पे बिलिंग मिसिंग रहता है, तो उसके लिए फिर क्या, तो फिर ये एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी टीडीएस डिडक्शन का? देखिए, उनसे आप अपना जो भी एक डिक्लेरेशन आप उनसे लेते हैं, ओके बिकॉज क्योंकि अदर जितने सारे बिल्स वो सबमिट करेंगे अदर देन दिस ट्रैवलिंग थिंग, वो सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे होगा। एंड जो जिस चीज के बिल्स नहीं है उसके लिए आप डिक्लेरेशन भी ले सकते हैं, बिकॉज क्योंकि छोटे छोटे ऐसे एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। मान लीजिए किसी ने बस में ट्रैवल किया, ऑटो में ट्रैवल किया, तो उसका बिल नहीं हो सकता है। तो ऐसे केसेस के लिए वो डिक्लेरेशन दे सकते हैं, बट इसको एक प्रैक्टिस ना बनाए, अदरवाइज यहाँ पे 194 आर की जो तलवार है वो जरूर लटकती रहेगी। ओके तो ये कोई Sorry, बड़ा Menka, खर्चा नहीं होना चाहिए जिसके लिए बिल्स नहीं है। Menka, can I just ask a supplementary question? For example, if a consultant, so two parts. Like if a consultant, books a air ticket and takes a Ola taxi, so वो तो दोनों, जैसे मैंने ऑनलाइन जाके अपने लिए एयर टिकट बुक किया एंड आई हैव आल्सो टेकन अ ओला टैक्सी, वो सब बिल मेरे नाम पे आएंगे। जैसे ऑनलाइन मेरा अकाउंट है उसमें से, उस सिनेरियो में क्या होगा, क्या होना चाहिए और क्या होगा? उस केस में माना जाएगा कि दूसरा पार्ट अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉइज को भी बोलती है कि आप टिकट्स खुद बुक कीजिए और हमसे बाद में क्लेम कीजिए, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? तो ये मैं आपका दोनों क्वेश्चन का अभी आंसर करती हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन का मैं पहले आंसर करूंगी जिसमें आपने मेंशन किया कि एम्प्लॉइज, तो ये सेक्शन एम्प्लॉइज के ऊपर तो एप्लीकेबल ही नहीं है। इट इज ओनली ऑन द आउटसाइडर्स हु आर कॉल्ड एज कंसल्टेंट्स। तो ये सेक्शन सिर्फ उनके लिए है। एम्प्लॉइज अगर सपोज ऐसे कुछ खर्चे करते हैं, सो दे आर फ्री टू क्लेम रीइंबर्समेंट और उसके ऊपर ये सेक्शन का टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड चीज, सपोज यही खर्चा आपके सपोज कोई कंसल्टेंट करते हैं और उन्होंने खुद टिकट किया है, उनके नाम पे है, तो उसके ऊपर टैक्स कटेगा। तो उसके ऊपर ये 194 आर का सेक्शन लागू होगा और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर भी टैक्स काटा जाएगा, क्योंकि वो उनके पर्सनल नाम से है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन नाम से। नॉर्मल रेट ही लगेगा। ओके मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि हमारे दो
सपोज ऑर्गेनाइजेशन है एक, लाइक दोनों के पैन नंबर डिफरेंट है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन में फंड का थोड़ा सा इशू होने की वजह से, तो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को जनरल डोनेशन करके अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है क्या? ये सिर्फ इंडियन फंड से ही पॉसिबल है, एज अ जनरल डोनेशन वो कर सकते हैं। ओके ओके, हाँ, बिकॉज एक फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास जो अर्निंग नहीं सोर्स ऑफ फंड्स है, वो एक ट्रेनिंग सेंटर है, लाइक ट्रेनिंग सेंटर्स के थ्रू जो उनके पास सोर्स फंड्स आते हैं, उसमें से उन्होंने उसको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को जनरल डोनेशन करके ट्रांसफर किया है। तो इसका इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कुछ टेक्निकल इश्यूज है क्या? सर अभी जैसे हम लोगों ने सब ग्रांटिंग का यहाँ पे डिस्कस किया है, तो उसमें जितना भी आप आगे किसी दूसरी 12वीं रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देते हैं, तो उसका एक लिमिट लगा है। उस अमाउंट का सिर्फ 85% ही आप अपना खर्चा मान पाएंगे, क्योंकि जब आप डोनेशन बोले, ग्रांट बोले, बट इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सब ट्रांसफर। आप एक 12वीं रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन दूसरे 12वीं रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को पैसा ट्रांसफर करेगी, तो वो जितना, सपोज मान लीजिए 100 रुपीज ट्रांसफर किया है, तो आप अपने एक्सपेंडिचर में सिर्फ 85 रुपीज ही क्लेम कर पाएंगे। आपका 15% का लॉस होगा। ओके, लॉस मींस इन वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके कंसीडर होगा ऑर्गेनाइजेशन? कंसिडर नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, अच्छा, बट फिर वो बैलेंस मतलब हम सिस्टम में कैसे होगा, वो एक अलग टेक्निकलिटी है, लाइक वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, बट ये जो चीजें आई हैं, ये सिर्फ कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम जब आप बनाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, तब वहां पे ऐसी चीजें डिसअलाउ की जाएंगी। ओके ओके ओके, बट क्या ये भी एक सब ट्रांसफर माना जाएगा? बिकॉज ये कहीं किसी ने हमें लाइक फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में किसी डोनेशन करके नहीं दिया है, ये एक ट्रेनिंग का इनकम सोर्स है जो कि ट्रांसफर किया गया है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को, तो भी ये सब ट्रांसफर लेकिन में आप जब ट्रांसफर करेंगे, वो किसी भी तरीके से ट्रांसफर करे, वो एक सब ट्रांसफर ही माना जाएगा, और वो इस प्रोविजन के तहत आपको ऐसे ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कंपटीशन में। ओके ओके, फाइन, ठीक है, सर दूसरों को भी चांस देते हैं। Can I ask question? Yes, please go. Yes sir, please. मुझे उसी एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोई प्रोजेक्ट रन करने के लिए हम कुछ पार्टनर एनजीओस को जैसे फंडिंग करते हैं, तो उस केस में जैसे आपने सब ग्रांटिंग का जो एग्जांपल बताया, तो जैसे मैंने उनको 1000 रुपीज ट्रांसफर किए, उसके अगेंस्ट में उन्होंने मुझे यूटिलाइजेशन भेजा जो कि टोटल 100 रुपीज का दिया है, तो उस केस में मैं एक्सपेंडिचर 100 बुक करूं, या फिर जो आप बता रहे थे कि जो 85% ही वो एक्सेप्टेबल रहेगा, तो उसमें थोड़ा क्लियरिटी चाहिए। 85% ही होगा, लेकिन अगेन देखिए, दोनों चीजों में हम कंफ्यूज हो रहे हैं। एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे हम मेंटेन करें, और दूसरा हम कंप्यूटेशन कैसे बनाएं। तो जब आपको ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आएगा, उस बेसिस पे आप रिकॉर्ड तो 100% ही करेंगे, लेकिन जो आपने प्राइमरीली ट्रांसफर किया था फंड दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, वहां पे सिर्फ आपको 85% का ही बेनिफिट होगा, 15% आपका डेफिसिट होगा। वो आप एज एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर पाएंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप 100 रुपीज का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लाए हैं। ओके, जब वो आईटीआर फाइल करते समय में जो एक्सपेंडिचर रहेगा वो 85 कंसिडर किया जाएगा? यस, 85 कंसिडर होगा। ओके, और सेकंड क्वेश्चन जो 194 जे के अगेंस्ट था कि जैसे कोई कंसल्टेंट हायर करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में हम उन्हें परक्विजिट या फिर जो अदर अलाउंसेस जो देते हैं, तो उसमें दो टाइप्स के अलाउंसेस होंगे। एक एज पर एक्चुअल रहेगा, जैसे कि बत्रा मैम ने बोला है कि टैक्सी और जो चीजों के अलावा, और सेकंड टाइप का जो फाइनेंस मैनुअल या फिर फाइनेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में जो हमने उनको टैक्सी के जो चार्जेस दिए हैं वो,
तो ये दोनों केस में हम वो 194J अप्लीकेबल रहेगा या फिर कोई उसमें छूट मिलेगी? ये दोनों के केस में 194R एप्लीकेबल रहेगा, जिसमें सेक्शन जो रेट पे आप टैक्स काटेंगे वो सेम रेट होगा एज दिस सेक्शन 194J। 194J में 10% टैक्स होता था। सिमिलरली जब ऐसे रिम्बर्समेंट पे, परक्विजिट्स पे, बेनिफिट्स पे आपका जो टैक्स रेट होगा वो सेम 10% होगा, और ये 194R के तहत होगा, 194J के तहत नहीं। ओके, ठीक है मैम। एक क्वेश्चन था कि जी, जी। अगर CSR फंडिंग एजेंसी से हमें जो कोई भी फंड एज पर MOU वो ट्रांसफर करते हैं, उसके अगेंस्ट में हम लोग जो कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं तो विथ GST लेते हैं, लेकिन GST में रजिस्टर्ड होने के बाद भी हम उसका आउटपुट या इनपुट जो कुछ क्रेडिट है वो हम नहीं लेते हैं उसके अगेंस्ट में। Yes. तो उस केस में जो 1 लाख प्लस 18%, जो 1,18,000 का जो इनवॉइस है वही कंसीडर होगा? यस, तो वो एज एक्सपेंडिचर कंसिडर होगा। अगर वो कंसल्टेंट ने आपने अपना GST नंबर कंसल्टेंट को प्रोवाइड किया, उन्होंने आपके पोर्टल पे आपको इनपुट क्लेम भी दिया, तब भी आप वो 18,000 को क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा 1,18,000 एज एक्सपेंडिचर ही क्लेम करना पड़ेगा, ना कि GST इनपुट की तरह। ओके, थैंक यू मैम। और जो कोई भी प्रेजेंटेशन था वो बहुत अच्छा था और बहुत इंफॉर्मेटिव था, तो थैंक यू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कोई पूछे, और जिनका हो गया थोड़ा हाथ डाउन कर लें तो हमें पता चलेगा। मिस्टर आपको नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। ठीक है। जी सर, नमस्ते, बताइए। मेरा मैम एक क्वेश्चन था कि जैसे हम हमारे एम्प्लॉयज को एक्टिविटी रन करने के लिए जो इम्प्रेस्ट का जो अमाउंट उनके काम में डालते हैं उनके अकाउंट्स में, तो क्या इसका कोई लिमिट्स है कि कितना डाल सकते हैं हम? सर, इसका कोई लिमिट नहीं है, कहीं पे भी कोई लिमिट डिफाइंड नहीं है कि आप कितना इंटरेस्ट दे सकते हैं, कितना नहीं। सिर्फ इतना ही फर्क होगा कि ये आप इंडियन फंड से कर सकते हैं, FC फंड से ऐसा कोई एडवांस आप नहीं दे सकते हैं। ये क्या प्रोसेस है रन करने के लिए, मैम थोड़ा बताइए। एडवांसेस का जो आपका इंटरनली प्रोसेस होता है, आपको वो फॉलो करते हुए जितना उनको एडवांस चाहिए टुवर्ड्स रनिंग ऑफ द एक्टिविटी, कंडक्टिंग ऑफ द एक्टिविटी, उतना आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके अगेंस्ट वो आपको सारे बिल्स, वाउचर, सपोर्टिंग सभी लाकर आपको जमा करेंगे और आप अपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ इंडियन फंडिंग से ही पॉसिबल है। FCRA में नहीं हो पाएगा ये? बिल्कुल नहीं। FCRA में FCRA इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स ऑल्सो। तो इंडिविजुअल को आप जब एडवांस देंगे तो वो FCRA का वायलेशन माना जाएगा, क्योंकि एडवांसेस आप आगे जाके किसी अलग पर्सन को, जो कि एंड यूजर होगा, उसको आगे जाके सबमिट करेंगे, जो आप पेमेंट करेंगे। बिकॉज एडवांस का, सपोज मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आपने FC से एडवांस दिया, बट ही इज नॉट द एंड यूजर ऑफ दैट मनी, वो आगे जाके खर्चा करते हैं, जो कि ये चीज अलाउड नहीं है। पैसा ऑर्गेनाइजेशन से अल्टीमेटली एंड यूजर के पास ही जाना चाहिए, बिकॉज इंडिविजुअल के ऊपर भी FCRA एप्लीकेबल है और आपके एम्प्लॉइज FCRA के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे कोई एडवांसेस उनको नहीं जा सकते। बट एडवांसेस जा सकते हैं आपके वेंडर्स को, जो अल्टीमेट आपके वेंडर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, बिकॉज दे आर द एंड यूजर। इसके लिए उनको आप एडवांस दे सकते हैं, उनको डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हैं। एम्प्लॉइज को सिर्फ आपका ट्रैवल एडवांस और सैलरी एडवांसेस ही अलाउड है, बिकॉज इन केसेस में वो जो ट्रैवल एडवांस है वो अपने ट्रैवल के लिए ही खर्चा होगा, सैलरी एडवांस है तो वो सैलरी, अपनी सैलरी के अगेंस्ट ही वो एडवांस लिए हैं, जो कि वो अपने लिए ही खर्चा करेंगे। तो उस केस में आप खुद एक एंड यूजर बन जाते हैं। सो ये दो के अलावा कोई भी FC एडवांस अलाउड नहीं है। मैं कोई खर्चा करके लेके आएगा, बिल हमारे पास लेके आएगा, तो उसका पेमेंट तो उसको कर सकते हैं।
यस, सो रीइंबर्समेंट्स आर अलाउड। जो पहले आगे जाके सारा पेमेंट करके आता है और फिर आपसे रीइंबर्समेंट मांगता है, तो इस केस में वही पर्सन एंड यूजर बन जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली अब पेमेंट उन्हीं को जाना है। जो अल्टीमेट वेंडर के पास पेमेंट जाना था, काम होना था, सही तरीके से होना था, वो सभी चीजें हो गई। तो अब सिर्फ बाकी बचा है ये पर्सन को रीइंबर्स करना। सो रीइंबर्समेंट इज अलाउड, एडवांसेस आर नॉट अलाउड। रियम्बर्स में मैडम कुछ कैश का भी है कि कितने रुपए तक कैश का बिल वो कैश में पेमेंट करके आए या ऑनलाइन पेमेंट करे? सो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आगे पेमेंट हो रही है, जो हमने अभी 10,000 लिमिट पढ़ा है, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को इवन आप 10,000 से ज्यादा कैश देते हैं इन अ डे, तो वो भी माना जाएगा कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने ही वो कैश दिया है। तो हमें अपने सभी ऐसे लोगों को बता के रखना पड़ेगा कि कैश के खर्चे ना करे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे बैंक में ही ट्रांसफर करे, फोन पे से करे, पेटीएम से करे, गूगल पे से करे, बट ऑनलाइन ट्रांसफर करे थ्रू बैंकिंग चैनल्स। कैश शुड नॉट बी लाइक प्रमोटेड। आप ज्यादा से ज्यादा कैश करेंगे तो आपके लिए आगे जाके ही परेशानी होगी। मैम जो पेमेंट हुआ उसका कोई स्क्रीनशॉट भी हमें बिल के साथ लेना होगा कि पेटीएम से मान लो उसने पेमेंट किया? यस यस यस, डेफिनेटली देना पड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू। नमस्ते मेनका जी। नमस्ते सर। हाँ, मैं सीवाईडी से जय कृष्णा बोल रहे हैं। एक्चुअली मैम मेरा एक क्वेश्चन क्या था कि एज अ जो है स्टाफ हम कंसल्टेंट मतलब हम ले सकते हैं, मतलब स्टाफ को एज अ कंसल्टेंट ये हम ले सकते हैं कंसल्टेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा पीएफ कंसल्टेंट का बोलना है कि अगर आप स्टाफ को हायर करते हो तो वो डे 1 से उसको पीएफ पे ही लेना है, एज अ कंसल्टेंट नहीं लेना है। सर ये तो आपका इंटरनल मैटर है कि आपने उनको जो अपॉइंटमेंट किया है वो एज अ कंसल्टेंट किया है या एज एन एम्प्लॉय किया है। सो एज एन एम्प्लॉय किया है तो आपको डे 1 से उनको पीएफ में लेना पड़ेगा, और क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पहले से कहीं पे पीएफ होगा, उनके पास यूएएन नंबर होगा, तो आपको उनको डे 1 से आपको यहाँ पे भी पीएफ का बेनिफिट देना पड़ेगा। बट सेम कंडीशन कंसल्टेंट्स के साथ नहीं होती है, क्योंकि कंसल्टेंट्स जनरली उनके अलग अलग बहुत जगह पे क्लाइंट्स होते हैं, तो वो सिर्फ आपके साथ काम नहीं करते हैं, तो वो पीएफ के दायरे में नहीं आएंगे अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा रेगुलर नेचर का कोई एग्रीमेंट आपने किया है कि वो पर्सन सिर्फ आपके साथ ही एंगेज्ड है और एम्प्लॉय का नाम देके सिर्फ आपने कंसल्टेंट का नाम दिया है, तो पीएफ में भी ऐसी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं। ऐसे रेगुलर कंसल्टेंट्स भी आपके पीएफ के दायरे में आते हैं। जी अच्छा, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, सुनिए कि जो प्रश्न आ रहे हैं, काफी प्रश्न जो हैं वो जो हमारा एजेंडा है, जो बजट का एजेंडा था, इट्स बियॉन्ड दैट। सो आई वाज गेटिंग दिस आइडिया दैट आई विल डिस्कस विद साहू जी, एंड मे बी इन दिस फाइनेंशियल ईयर वी विल हैव फाइनेंस की पाठशाला इन विच सच वेबिनार्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, बिकॉज क्यों हर बार जब होता है तो बहुत बड़े डिस्कशंस होते हैं। अभी तो थैंक गॉड एफसीआरए का क्वेश्चन नहीं आया, वो भी आ जाता है बीच में। तो मेरा पॉइंट ये है कि वी कैन हैव दोस, वी कैन कॉल इट फाइनेंस की पाठशाला, बिकॉज also finance for non-finance people, because that is also very important nowadays. So maybe we will see that how that can be organized later on, क्योंकि अभी 1 बज गया है और मेनका जी बेहोश ना हो, इतने ज्यादा सवाल ना पूछे जाएं, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। We will have that फाइनेंस की पाठशाला, and if you are interested, so we should have some fees also for that. Thank you. हर्ष जी बस एक मिनट का सवाल मुझे पूछना था, अगर इजाजत दे तो। अरे आप बोर्ड मेंबर है मैडम। नहीं, इसमें मुझे सिर्फ इतना पूछना था मेनका जी से कि ये जो आपने सारे रूल्स बताए हैं, ये एप्लीकेबल प्रोड्यूसर कंपनी पे भी होंगे? नहीं मैम, ये एनजीओस के लिए मैंने बताए हैं, सिर्फ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक, थैंक यू सो मच। सिर्फ 2 और हैं, एक आत्माराम जी, आत्मा प्रकाश जी हैं, और एक हमारे स्टाफ रवि रावत जी हैं। बस इनके 2 हाय सवाल मेनका, रवि खत्म। देसाई। हेलो मेनका, जी। 2 सवाल थे मेरे बेसिकली। एक तो जो हाँ जी। 31 मार्च को जो प्रोविजन हम बुक करते हैं उसके ऊपर था, और दूसरा सेक्शन 94 के अंतर्गत था। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो 31 मार्च में हम प्रोविजन बुक करते थे, उसके अंदर किसी भी तरीके का खर्चा हो सकता है, चाहे वो सैलरी हो सकती है, चाहे वो अदर चीजें हो सकती हैं।
तो क्या जो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम पे करेंगे, क्योंकि उस फाइनेंशियल ईयर में तो हम उसको खर्चे में हमें खर्चे में उसकी नहीं मिलेगी, 85% जो आपने बताया उसके अंदर नहीं आएगा, तो क्या वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको हम कंसीडर करेंगे या वो डिसअलाउ हो जाएगा? दूसरा नेक्स्ट सवाल था, फाइनेंशियल ईयर में मैं आपका ये आंसर कर देती हूँ। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप तभी कंसिडर करेंगे सपोज उस फाइनेंशियल ईयर में आपने एक्चुअली पेमेंट कर दिया है, या जब भी आप एक्चुअली पे करेंगे तभी आपको अलाउ किया जाएगा। ओके, थैंक यू। एंड दूसरा सवाल जो था मेरा सेक्शन 194 के अंतर्गत था कि इसमें सिर्फ कंसल्टेंट जो हैं वो अपने बिल सबमिट करेंगे तो उसमें हमें वो मिलेगा, या एम्प्लॉय के ऊपर भी, एम्प्लॉय जैसे स्टाफ है हमारे तो उसमें भी वो टीडीएस पार्ट लगे? ये 194 आर है, 194 जे नहीं है। सो 194 आर सिर्फ कंसल्टेंट्स के ऊपर, एम्प्लॉइज के ऊपर टोटली 194 आर एप्लीकेबल नहीं है। ओके, सो उनके रिइंबर्समेंट के ऊपर कोई टैक्स आपको नहीं करना है। ओके, थैंक यू मेनका, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। आत्मा प्रकाश जी, आप पूछना चाहेंगे? यस मैम। मैम जैसे आपने बताया कि कॉर्पस से ट्रांसफर होगा तो जिस साल रिप्लेनिश होगा उसी साल वो अलाउ होगा जी। कुछ डोनर जो एग्रीमेंट होता है हमारा 80% या 90% दे देते हैं और बैलेंस हो जब कंप्लीट होता है तब देते हैं। तो ज्यादातर तो ड्यूरिंग द ईयर हो जाता है, कभी कभी वो फाइनेंशियल ईयर क्रॉस हो जाता है, तो इस ड्यूरेशन में हम जनरल फंड यूज करते हैं। तो उस केस में क्या होगा अगर कॉर्पस की जगह हम जनरल फंड यूज करें? सो जनरल फंड के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ आया है कॉर्पस लोन्स बोरोइंग्स, सिर्फ उन्हीं के ऊपर कंडीशन है। जनरल फंड से आप कोई भी खर्चा करेंगे तो वो आपका कंसिडर होगा उसी साल में जिस साल में आप खर्चा करते हैं। जनरल फंड के ऊपर कोई ऐसा कंडीशन लागू नहीं किया गया है। ठीक, थैंक यू। सो थैंक यू। यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। मेनका जी, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग। आधा दिन आपका निकल गया, वेरी वैल्यूएबल टाइम फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट ये बहुत जरूरी था। एंड ऑन बिहाफ ऑफ वानी, CEO Vani Harshji and the staff, I thank you for sparing your time and for the wonderful presentation. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Menka and everyone. Thanks for participating. सबको धन्यवाद. Thank you so much, everyone. Thank you.